अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वही हुआ जिसकी तवक्को थी। इशारों किनायों में, खुले आम और ढके छुपे अल्फाज में, सरगोशियों में और चीखों पुकार में हर जगह ये बात हो रही थी कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद गैर फित्री है और इस इत्तेहाद में शामिल जमातों का एक माजी है, एक तारीख है, जिससे चाह कर भी दोनों जमातें अपना दामन नहीं बचा सकती, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर सवाल यह है कि क्या दिमाग भी नहीं होता? हकीकतों से कैसे आंख चुराई जा सकती है? शॉकिंग तो था। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि वो नवाज शरीफ के इदारा मुखालिफ बयानात का बोझ सहारने को तैयार नहीं। यानी वो अहदो पैमान हर बार की तरह अब की बार भी एक शराब साबित हुए। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू ने संजीदा सवालात को जन्म दिया है। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी? क्या पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए से अलग होगी? क्या पीपल्स पार्टी किसी लचक का मुजाहिरा कर रही है? क्या ये लचक है तो किसी पसे पर्दा पेशरफ्त का नतीजा है? पीपल्स पार्टी, पीडीएम, ऑपोजिशन, नवाज शरीफ बयानिया और मुल्क की सियासत एक दौराहे पर आ गई है। क्या बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन की बंद गली की सियासत से अपने लिए एक रास्ता बना लिया है? एक और दौराहा भी इसी सियासत की शाहराह पर आ गया है और इसके मुसाफिर हैं हुकूमत और उसके इत्तेहादी। काफ लीग ने वजीर आजम के दस्तरखान का साथी बनने से इनकार कर दिया। जिन्होंने खाने में शिरकत की उन्होंने भी शिकवे शिकायतें ही की। काफ लीग का इनकार क्या एक प्यार भरा शिकवा है या बात संजीदा हो चली है? काफ लीग के विफाकी वजीर तो कहते हैं कि चल चलाओ है, नए इंतखाबात की बात हो रही है। इस दौराहे पर जन्म लेने वाले सवालात से पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ है कि वो नासाजी है, उनकी नासाजी तबाह पर सर्विसेज अस्पताल में है, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और जल्द शफा याब करे। कुछ सवालात जो बहुत ही संजीदा हैं। क्या वाकई चल चलाव का मौसम है? क्या रिवायती मट्टी पाओ का आलम है? काफ लीग के पहले गारंटर और पीटीआई में मुश्किल में आए रहनुमा जहांगीर तरीन बहुत से माह बाहर गुजारने के बाद लंदन से वापस वतन पहुंच चुके हैं। उनकी वापसी महज वापसी है या इन हालात में ये वापसी बहुत सी वापसियों का पेश खैमा भी बन सकती है? एक और दौराहा भी है और ये दौराहा बैनुल अक़वामी नौइयत का होने के बावजूद मकामी सियासत पर असरात मुरत्तब करने की पूरी सलाहियत रखता है। 3 नवंबर को होने वाला अमरीकी सदारती इंतखाब 6 नवंबर तक भी नतीजा खेज नहीं हो पा रहा। धांधली के इल्जामात, खलाई मखलूक के तज़किरे हैं और एक तसादुम के खदशे हैं। अमरीका इस दौराहे पर क्या राह लेगा, दुनिया देख रही है। इसी मामले पर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे माहौल पर जो सवालात बन रहे हैं उनके क्या जवाब हो सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे अमरीकी इंतखाब भी और जो हमारी सियासत में हलचल गुज़िश्ता 2 दिन से बहुत ज़्यादा और आज बिलावल भुट्टो के बयान के बाद। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी माहिराना राय और लिख भी रहे हैं भरपूर अंदाज में पीडीएम के मामलात को लेकर, सियासत को लेकर और फिर अमरीका में होती तब्दीलियाँ खित्ते पर क्या असरात ला सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे जो कहा जा रहा है वो इस तरह क्यों नहीं कहा जा रहा कि उस बाद में वजाहत दी जाए, अगर ये कहा गया मगर वो कहा गया, मतलब ये लिया गया। कोशिश करेंगे सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से फैज़ रहमान साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ हों और जानने की कोशिश करें वहाँ सूरत हाल क्या है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो बयान सामने आया है, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के इल्जामात को सच समझती है, नहीं समझती है? देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था, यहाँ पर सिग्नल जरा खराब है इसलिए वो कट गया। हबीब अकरम साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया कि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातें मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं और मंशूर है। कोई मजहबी जमातें हैं, कोई इलाकाई जमातें हैं, कोई कौम परस्त है, कोई सियासी जमात लेफ्ट ओरिएंटेड है, प्रोग्रेसिव जमातें लाइक पीपल्स पार्टी हैं। सो उनके यहाँ अपने मंशूर, अपने असूल के तहत वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस कॉमन एजेंडा पे इकट्ठे हुए, जिस कॉमन पॉइंट पे इकट्ठे हुए, जो एक कसदूर तय पाया, वो एलामिये की सूरत में कौम के सामने रखा गया कि ये हम चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई नया एजेंडा नहीं था। हम तो काफी अरसे से, कोई 77 से या शायद उससे भी पहले से इस एजेंडा के साथ थे कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी अमल है इसमें बदाखलत नहीं होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क आइन के तहत चलना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होता कि आप किसी जलसे में, किसी मीटिंग के अंदर किसी को बात करने से रोक सके कि ये बात करनी है, ये नहीं करनी। क्या कहा बिलावल साहब ने? बिलावल साहब ने कहा, और मुझे हैरानगी है अपने सारे दोस्तों से, खासतौर पर संजीदा साफत करने वालों से, मुझे उनसे जरूर ये गिला है छोटा सा, कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से काम नहीं चलता,
हेडलाइन तो बाज़ औक़ात जो लिखने वाला होता है उसकी अपनी मर्जी की, तफसीली खबर पढ़नी चाहिए कि क्या उसमें तो उसका कोई जिक्र है। इस पूरी तफसील में देखिए बिलावल साहब ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान से हमें अचंभा हुआ क्योंकि हमारा को पहले में डिस्कशन नहीं थी। ओके, दूसरी बात कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम है, ये बड़ी तफसील जिन्होंने कहा, 3 दफा के वजीर आजम है, संजीदा सियासतदान है। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनके पास सबूत होगा और वो सबूत जब चाहेंगे देंगे। सबूत की बात हम क्योंकि जब खुद किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो हम जनरली जब तक सबूत ना हो हम वेग टर्म में या ब्रॉडर टर्म में बातें करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शंस के अंदर भी और बाय इलेक्शंस के अंदर भी कुछ जगहों पे इल्जाम लगाए। हमने नाम लेके उन ऑफिसर्स के कहा कि फला फला ऑफिसर इस काम में मुलव्वस है और वो सबूतों के साथ कहा, हमने वैसे नहीं कहा। उसी को बिलावल साहब ने कहा कि अगर मियां साहब ने कहा है तो यकीनन उनके पास उसके सबूत होंगे। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सका बिकॉज ऑफ कोविड और मियां साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, लिहाजा अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि वो मुझे इस पे ब्रीफ एतमाद में ले सके। कायरा साहब 3 जलसे हो चुके हैं, क्या एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने खुद कहा कि आप मुख्तलिफ ख्याल की जमातें इकट्ठी हुई हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने सवाल नहीं रखा? मौलाना फजलुर रहमान सदारत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से ये जो नाम लेकर उन्होंने बात की कि सबूत मांगे जाएं, जाहिर बात है आप सबने अवाम में जाना है, तो हम इस यकीन के साथ जाएं कि सबूत हैं जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। देखिए उन 26 पॉइंट के साथ तो हम खड़े हैं, हम अपने हिस्टोरिकल के साथ खड़े हैं। उसके अलावा वासिफ होम और जमाते हों उनको हम या कोई और जमात रोक नहीं सकती, जिस तरह हम उन्हें नहीं रोक सकते वो हम नहीं रोक सकते। अगर कोई किसी फोरम पे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कोई बात कर जाता है तो उसकी बात उस फोरम की बात नहीं दी जा सकती। ये आपको डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि उसका जाती ख्याल है, उनकी जमात का ख्याल हो सकता है, लेकिन तो हमने उन ऐलान की सूरत में कौम के सामने रखा उस पर। ठीक है कायरा साहब हमारे साथ रहिएगा, सलीम साफी साहब भी साथ मौजूद है, मैं उनकी राय लेना चाहूंगी। साफी साहब ये जो बिलावल भुट्टो साहब का बयान है जो आज ही सामने आया है, आपके लिए हैरान कुन है या तवक्को थी ऐसा होगा, और क्या नवाज शरीफ सबूत देंगे इन इल्जामात के? नहीं, मेरे लिए रत्ती भर भी हैरान कुन नहीं है, ना शॉकिंग है ना सरप्राइजिंग है, बल्कि अभी तक जो अमल से जिस चीज़ का रोज़ाना पीपल्स पार्टी इजहार कर रही थी उसका आज बिलावल साहब ने अपने उस मौक़िफ़ का अल्फाज में इजहार किया है। देखिए जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में कहा था वो सिर्फ बिलावल साहब के लिए नहीं बल्कि ख़ुद शायद खाकान अब्बासी के लिए, ख्वाजा आसिफ के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए, इन सब के लिए वो शॉकिंग था और हैरान कुन था और सरप्राइजिंग था, और पहले उन्होंने इस सिलसिले में किसी से मशवरा नहीं किया था। मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी वो उसी तरह सरप्राइजिंग था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसलिए फिर कराची जलसे से पहले ये तजवीज़ दी कि जलसा शुरू होने से पहले हमें कुछ लिमिट्स का तयन करना चाहिए। और ये भी कायरा साहब की बात दुरुस्त है कि देखिए ये मुख्तलिफ़ जमातों का अलायंस है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी की भी हरीफ जमातें हैं और मुस्तकबल की भी हरीफ जमातें होंगी। मसलन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का मजहबी हवालों से जो नैरेटिव है उसको तो पीपल्स पार्टी कभी भी ऑन नहीं कर सकती। इसी तरह कौम परस्ती के हवाले से जो महमूद खान चकजई साहब का नैरेटिव है उसको तो मौलाना साहब कभी भी ऑन नहीं कर सकते। इलेक्शन के दिनों में तो बलूचिस्तान के अंदर मौलाना और चकजई साहब का मुकाबला होता है, बाकी मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होता है। तो ये तो कुछ कॉमन चीज़ों पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब मजहबी हवालों से जो तकरीर करेंगे तो उससे बिलावल साहब तो कभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। हो सकता है बिलावल साहब की बहुत सारी लोगों से वो मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, और हुकूमत के अंदर भी ऐसा है। अभी आप देखें ये लोग तो फिर भी अपोजिशन के लोग तो इकट्ठे उठते हैं, इकट्ठे खाना भी खाते हैं, इकट्ठे इजलास भी करते हैं। उधर हुकूमत में हमने देखा कि ये जो मुस्लिम लीग काफ है कि वो 2 साल में वज़ीर आज़म के साथ खाना खाने को भी तैयार नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ों ने, कुछ कॉमन मजबूरियों ने
जिस तरह हुकूमत में MQM को और काफ लीग को और बाकी लोगों को उनके साथ बिठा दिया है, इसी तरह कुछ कामन मजबूरियों ने और कुछ कामन मकासद ने अपोजिशन की जमातों को एक दूसरे के साथ बिठा दिया है। और फिर अगर आप देखें तो तकरीरों का टोन भी, मसलन बिलावल साहब के हर तकरीर का टोन वो नहीं होता जो कि नवाज शरीफ साहब का होता है। फिर हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का स्टेक है वो सिंध की हुकूमत है। मेरा ख्याल नहीं है कि पीपल्स पार्टी उसी तरह इमीडिएटली री इलेक्शन चाहती है जिस तरह की मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक अगले इजलास में ही कोई अमली स्टेप्स के लिए और अमली मुतालबात के लिए सलाह मशवरा किया जाएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक भी अभी पीपल्स पार्टी उस इंतहा पे नहीं गई है। मसलन हमारे सामने ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो IG के मामले का है। तो जिस तरीके से अभी 10 दिन हो गए लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत उसका रिमाइंडर नहीं दे रही है। या साफी साहब, ये जो आप जितने मामलात रख रहे हैं ये कहिएगा PDM इंटैक्ट रहेगी? बिलावल भुट्टो का ये बयान जो मायने हुकूमती लोग इसको पहना रहे हैं, PDM का फायदा होगा, नुकसान होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता इस बयान से? मेरे ख्याल में PDM इंटैक्ट रहेगा इन सब कुछ के बावजूद भी, क्योंकि इन मजबूरियों ने इनको इकट्ठा किया है। और दूसरा ये कि देखें उस इजलास की होस्ट पीपल्स पार्टी थी जिसमें उस 20 नुकाती मुत्तफ़िक़ा एलामिये पे वो दस्तखत किए गए हैं। तो साथ साथ हर पार्टी अपने रंग को, अपने पास्ट को, अपने मौजूदा हालात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी डीलिंग और ताल्लुकात की बुनियाद पे रवैया नरम या सख्त करती रहेगी। लेकिन इस इत्तेहाद से जो भी पार्टी निकलेगी या निकलने की कोशिश करेगी वो मेरे ख्याल में अपने सियासी मौत के परवाने पे दस्तखत करेगी। इसलिए ये सब कुछ भी होगा, ये नुक्ता नज़र का और अल्फाज का और लहजे का इख्तलाफ भी होगा, लेकिन PTM भी इंटैक्ट रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई परेशानी नहीं है उनके बयान से, खुद शायद मरियम नवाज को भी परेशानी नहीं होगी और नवाज शरीफ को भी परेशानी नहीं होगी। साफी साहब, तो मैं आपकी इस गुफ्तगू को साफी साहब इस तरह कह सकती हूँ या हमें हो गई? साफी साहब, आपकी इस गुफ्तगू को ये कह सकती हूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म से चाहे नवाज शरीफ और टोन में बात करें, बिलावल और बात में करें, मौलाना और टोन में करें, लेकिन बयानिया सबका एक है, या आप समझते हैं कि बयानिया मुख्तलिफ हैं और डिसोन किया जाएगा एक दूसरे को? देखिए, मकासद तो सारे अपोजिशन वालों के एक हैं, अल्टीमेट गोल, और अगर वो ना होता तो फिर इकट्ठे ना होते और ये इत्तेहाद ना बनता। और वो उस 20 नुकाती जो इत्तेफाक राय हुआ है वो ज़ाहिरी बात है कि देखें उसमें हर जमात ने अपने अपने हिस्से की कंप्रोमाइज़ की है। मसलन मौलाना साहब शायद उससे ज़्यादा चाहते थे, मुस्लिम लीग नून शायद उस वक्ती तौर पर उससे ज़्यादा चाहती थी। तो ये असल में वही मकसद जो है, और वो मकसद क्या है? वो है जमहूरियत की बहाली। अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो वो असल जमहूरियत की बहाली जो है, फिर जिस दिन वो जमहूरियत बहाल होगी तो उस दिन से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ मैदान में होंगे, मुकाबले में होंगे। ठीक। फिर उसी दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब और चकजई साहब एक दूसरे के साथ मुकाबले में होंगे, मैदान में होंगे। दुरुस्त। तो मैं इसलिए, मेरे लिए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ठीक है। साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी PDM और ऑपोजिशन की सियासत पर के राय का इजहार किया। वो कहते हैं PDM इंटैक्ट रहेगी क्योंकि गोल एक है, मकसद एक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जो साफी साहब बात कर रहे थे, इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी क्यों इतने फासले बनाए हुए हैं, और फिर अमरीका जहां जमहूरियत ही जमहूरियत है वहां आखिर मसला क्या हो गया सदारती इंतखाब को लेकर, उनकी राय जानते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ सलीम साफी साहब मौजूद है। साफी साहब, आप जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको कमेंट कर रहे थे, काफ लीग शुरू दिन से फासले रखकर इत्तेहादी है, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त उनका 2 साल हो चुके, उनके शिकवे क्या हैं हुकूमत से? देखिए, एक तो ये जबर का इत्तेहाद है जो दोनों ने बादल नाखास्ता किया हुआ है, और उसकी एक वजह यह है कि 2002 से ये दोनों जमातें एक दूसरे की रकीब रही हैं। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो इमरान खान साहब ने उनको वेलकम किया, उनके लिए रेफरेंडम में वोट भी मांगे, और उस वक़्त उनका ये ख्याल था कि उनके हक़ में वो कुछ कर दिया जाएगा जो 2018 में उनके हक़ में किया गया। लेकिन वो फिर जब हुमा
इक़्तिदार का वो मुशर्रफ साहब और उनकी टीम ने चौधरी बरादरान के सर बिठा दिया, तो उसी वक्त से वो नंबर 1 उनके मुखालिफ बन गए। और 2002 से लेके फिर ये धरनों के वक्त तक वो इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहे थे चौधरी बरादरान के बारे में, डाकू, चोर, पंजाब के सबसे बड़े वो, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो अब जब इलेक्शन, फिर आपको यही शिकवा जो है कि चौधरी बरादरान को है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि माजी में उनके जो लाडले की हैसियत थी, तो वो कहते हैं कि उनसे वो हैसियत छीन कर वो इमरान खान साहब को दिया गया है। और आपको याद भी होगा कि मेरे साथ परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ़लाँ वक्त में हमारे बंदों को तोड़कर वहाँ पे शामिल करवाया जा रहा था। तो वो एक तो इनकी वो रकाबत है। फिर जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि दोनों को एक जगह से हिदायत लेनी थी और दोनों मुखालिफ सिमत में थे, लेकिन दोनों को कंट्रोल करने वाली एक क़ुव्वतें थी। तो वो मजबूरन तो वो उनके साथ बैठ गए, लेकिन वो जो इमरान खान साहब के दिल में उनके लिए जो गुस्सा था या जो नफ़रत था, इमरान खान साहब उनको फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं कि उनको पता है कि भाई जिन लोगों ने मेरे साथ इनको बिठाया हुआ है, तो जब तक वो लोग चाहेंगे तो मैं इनको कोई इज़्ज़त दूँ, कोई इख्तियार दूँ या ना दूँ, ये मेरे साथ रहेंगे, और अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो इनको कुछ ख़ास तवज्जो भी नहीं देते। मुनिस को भी वज़ीर नहीं बनाया, और कल आपने ख़ुद उनके नुमाइंदे की ज़ुबानी सुना होगा जो उनके वज़ीर हैं उनके साथ काबीना में, उनके साथ 8-9 महीनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, और ख़ुद चौधरी बरादरान के साथ तो पिछले कुछ काफ़ी अरसे में नहीं हुई। फिर धरने के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो इमरान खान साहब को, क्योंकि उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ही वादे वहीद हुए थे कि मार्च-अप्रैल तक जो इस सेटअप को फ़ारिग कर दिया जाएगा, तो उस पर इमरान खान साहब ऊपर से और भी तपे हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ पर दुआए खैर की मौलाना से कि जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत को ख़त्म होना था। हालांकि चौधरी बरादरान का मौक़िफ़ ये है कि वो काम तो उन्होंने इमरान खान साहब के और कौम के वसीतर मफाद में किया था। तो वो तो पहले दिन से इन्होंने ज़हनी तौर पर एक दूसरे को कबूल नहीं किया। यही हैसियत MQM की भी है। आप देखें कि इलेक्शन के बाद MQM को ये एतराज़ रहा, और शायद वो बजा रहा, कि कराची में उनके हक़ को लेकर वो PTI को दिया गया है। तो उसके बाद उनकी क्या मोहब्बत हो सकती थी। इसी तरह माजी भी दोनों का भी एक तल्ख था, लेकिन MQM को एक मज़ीद आजमाइशों से बचने के लिए MQM मजबूरन इनके साथ बैठी हुई है। साफी साहब, ये तो बहुत ही जबर के इत्तेहाद और मौसम हो गए, और कल उन वजीर जिनका आपने जिक्र किया उन्होंने चल चलाओ की बात भी की। साफी साहब, ये जबर का मौसम क्या खत्म होने को है? काफ लीग दूर जा रही है, जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, कोई कनेक्शन बन रहे हैं? बिलावल भुट्टो जनवरी में विफाक में हुकूमत की बात करते हैं। देखें, एक चीज़, 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक तो मसला ये है कि जो असल मामलात होते हैं और वो मुक़्तदिर हलकों के साथ हों या कुछ और ताकतों के साथ हों, अगर नून लीग का हो तो नून लीग में वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली को इल्म होता है। मसलन जब डील की जा रही थी तो शायद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ, ये इस तरह के ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों को भी नहीं बताया गया था। और अब जब ये इनकलाबी बयानिया और मियां नवाज शरीफ साहब उस एक्सट्रीम तक जा रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी उसी तरह सरप्राइजिंग था और है जिस तरह के मेरे और आपके लिए है। ना उन्होंने शायद खाकान से मशवरा किया था, ना उन्होंने पार्टी के किसी और रहनुमा से मशवरा किया था। फिर आप आ जाएं तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो असल डीलिंग होती है और जो असल मामलात होते हैं वो जरदारी साहब और बिलावल, और मैक्सिमम उसमें चूंकि केसेस के मामलात होते हैं तो फारूक नाइक साहब जो है वो इन्फॉर्म हो जाते हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की बसात लपेटना नहीं चाहती। मसलन नैब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब को वो भी सिलेक्टेड समझते हैं, नून लीग भी समझती है। इसी तरह नैब के बारे से वो भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं। फिर ये कि अगर सिलेक्टेड का लफ्ज़ है तो वो तो पहले बिलावल साहब ने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, धांधली हुई है, इस पे भी दोनों का इत्तेफाक है।
लेकिन जितनी जल्दी है मियां नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान को, ANP को, पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी को री इलेक्शन का, उतनी पीपल्स पार्टी उससे दूर भागती है। सही। एक, अभी उनको सिंध मिला हुआ है, सिंध उनकी कमज़ोरी है और उनको डर है कि अगर इमीडिएटली दोबारा इलेक्शन होता है तो मरकज़ में तो वो हुकूमत बना नहीं सकते और हो सकता है कि सिंध भी उनके हाथों से निकल जाए। सही। दूसरी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी और जिसकी उनकी सियासत ताबे रही है पिछले सालों में, वो जरदारी साहब और उनके दीगर पार्टी रहनुमाओं के केसेस हैं। और तीसरा, वो ये ख्वाब भी देखते हैं, अलबत्ता अगर इन हाउस चेंज की कोई सूरत बनती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को 3 फायदे नज़र आते हैं। एक ये कि उनकी आजमाइशें हो सकती हैं ख़त्म हो जाएं और जो रोज़ाना इमरान खान साहब उनकी रास्ते थे। दूसरा, सिंध की उनकी हुकूमत भी बच जाएगी। और तीसरा, वो ये समझते हैं कि शायद मरकज़ में अगर कोई मखलूत हुकूमत की सूरत बनती है तो उसमें भी उनको हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि कोई मरकज़ में इन हाउस चेंज आए और मेरे ख्याल में वो जो ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब को आज बिलावल साहब ने जलसे में बयान किया। ठीक है, साफी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ये बचा के पाकिस्तान में सियासत में चलने का है, लेकिन सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात मुतनाज़े हैं। फैज़ रहमान साहब भी ज्वाइन करेंगे हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अमरीकी सदारती इंतखाब कितना नताइज के करीब और कितना नताइज से दूर, फैज़ रहमान सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ है। फैज़ रहमान साहब बहुत शुक्रिया। अमरीकी इंतखाब जितना मुतनाज़े हो चुका है, क्या असरात होंगे इसके? देखिए, इस वक्त वाकई अमेरिका इस वक्त 2 बिल्कुल डिस्टिंक्ट वाज़ेह हिस्सों में बढ़ चुका है। ये कहना है कि ट्रम्प साहब हार जाएंगे, ज़रूर हार जाएंगे, मुझे लगता है यही है कि अब बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि इस वक्त जो 5 स्टेट्स थी उसमें से तो 3 बल्कि 4 स्टेट्स में इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो सिर्फ एक नॉर्थ कैरोलिना रह गई है जो कि जिस पर थोड़ा बहुत उनका इन्हिसार है, लेकिन अगर वो जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं, जिसमें कि इस वक्त आगे हैं, तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रम्प के नज़रियात हैं, ट्रम्प का जो मैसेज है, ट्रम्प की जो शख्सियत है, वो हार गई है। इस वक्त आप देखें आयशा, तो अमेरिका में जो वोटों का तनासुब है, जो बाइडेन ने तकरीबन 71 मिलियन से कुछ ज़्यादा वोट्स लिए हैं और इन्होंने कुछ 68 मिलियन के करीब वोट लिए हैं, उससे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल डिवाइड है। और ये डिवाइड जो है, ये जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से नहीं है, ये इन दोनों के नज़रियात और उसके मैसेजेस की वजह से है। अच्छा, और वो मैसेजेस क्या हैं? वो मैसेजेस ये हैं कि ट्रंप ने ये कहा था कि जो वाइट ब्लू कॉलर कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको निगलेक्ट कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टी, और ओबामा के 8 सालों में उन लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो आप भी देखिए इस वक्त जो, हालांकि इनका जो वाइट इलेक्टोरेट है वो अब 65% हो गया है, लेकिन देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा एक सॉलिडिफाई हुआ है, वो उन्होंने एक जगह होकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। तो ये बहुत एक अहम फैक्टर है और इसके बहुत दूर रस असरात होंगे, न सिर्फ अमेरिका पे बल्कि दुनिया में। और आप आइंदा 4 साल में आप देखेंगे कि जो बाइडेन को इनकी इतनी डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत मुश्किलात होंगी गवर्न करने में। साफी साहब, नजरियात की वजह से फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं जो फैज साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ट्रंप का जाना या बाइडेन का आना कुछ मुख्तलिफ हो सकता है या पॉलिसीज कंटिन्यू? मेरे ख्याल में ये तो वहाँ की सूरत हाल तो फैज साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए 3 हवालों से असर पड़ सकता है। एक ये कि अमेरिका की पॉलिसी, उस क़यादत की ख़ुद पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क्या है, दूसरा अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ क्या है, तीसरा इंडिया से मुताल्लिक़ क्या है, और चौथा वो ये कि चाइना से मुताल्लिक़ क्या है। तो मेरे ख़्याल में बुनियादी तौर पर ये जो चारों हैं, इस पे तो दोनों का मौक़िफ़ या दोनों पार्टियों का अप्रोच वो कमो बेश एक ही है। अलबत्ता जो ट्रंप के यहाँ थोड़ा सा कभी एक एक्सट्रीम और कभी दूसरा एक्सट्रीम नज़र आता था, या जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा और वो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगी। मसलन बाइडेन का ये नहीं होगा कि वो अफ़गानिस्तान पे से इनखला के मामले को रिवर्स करेंगे। अलबत्ता
शायद वो उतनी तेज़ी नहीं दिखाएंगे, वो तालिबान को उतनी रियायतें नहीं देंगे और उसी तरह अफ़गानिस्तान को उसकी हालत पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीरों में ये कहा भी है कि वो 1500 से 2000 तक 4000 तक फ़ौज को रखना चाहेंगे, वो 3000 तक, सॉरी। ठीक। इसी तरह इंडिया, तो माजी में अगर डेमोक्रेट की हुकूमत भी थी तो चीन के कंटेक्स्ट में इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और रहेगा, और उसको चीन के मुकाबले में तकड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और एक नुक्ता जो दोनों के दरमियान बिल्कुल मुश्तरक था वो चीन से मुताल्लिक हैं। हाँ, अलबत्ता जो ट्रंप ने अफरात तफरीद दिखाई कि शुरू में उनके साथ तिजारती मुआहदे भी किए, फिर उसको, तो मेरे ख्याल में वही चीन को काबू करने की पॉलिसी वो भी कंटिन्यू रहेगी, और सीपैक या पाकिस्तान की कुर्बत से अगर उनको कोई तकलीफ है और किसी तरीके से वो दबाव डाल सकते हैं, तो वो एक जो तब्दीली बड़ी आएगी वो ईरान से मुताल्लिक है, और वो ये कि लगता है कि जो बाइडन वो उनके साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक। फैज रहमान साहब, जो जिस तरह आपने फिगर्स भी कोट किए, तारीख साज वोटिंग हुई है, बहुत कम मार्जिन से अगर बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या स्ट्रेंथ रख रहे होंगे? वो कमजोर सदर होंगे? उनकी अपनी फैसला साजी की ताकत क्या रहेगी? डेमोक्रेटिक पार्टी ने आयशा जो अंदाजे पेश किए थे कि वो लैंडस्लाइड पे जीतेंगे और ट्रंप बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं उनकी अपनी शख्सियत की वजह से, उनके जो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाकायदा जो रिकॉर्डेड झूठ हैं वो 5000 झूठ बोले हैं उन्होंने इन 4 सालों में, तो उसकी वजह से लोग समझ रहे थे कि शायद ये साहब थोड़ा सा बहुत गलत परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सेनेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तमाम उम्मीदों के बावजूद सेनेट में इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, और सेनेट का रोल अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेनेट पूरी फॉरेन पॉलिसी इनकी सेट करती है और अप्रूव करती है। सेनेट की जो तमाम जो पोजीशंस होती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, इंतज़ामिया में, एम्बेसडर से लेके और छोटी जो डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल तक, वो भी सारे अप्रूवल सेनेट करती है। तो इस वक्त जो मिच मैकोनेल बड़े डाई हार्ड रिपब्लिकन हैं, उन्होंने बाकायदा ये इंडिया दे दिया है कि वो इनको बहुत टफ टाइम देंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान होगा वो ये होगा कि इस वक्त अगर आप डेमोक्रेटिक टिकट देखें, जो कमला हारिस हैं वो बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव कैंडिडेट हैं, तो अब इन लोगों को बीच में सेंटर से गवर्न करना पड़ेगा, और सेंटर से गवर्न करने का मतलब ये होगा कि जो इनका एक बहुत बड़ा फैक्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी का और जिन्होंने इनको वोट दिया है उनको सख्त मायूसी होगी। तो ये आप एक वीक, अगर ये जीत जाते हैं इन दी फाइनल एनालिसिस, तो इनको आप एक वीक प्रेसिडेंसी देख रहे हैं। आप वो देखेंगे कि जजेस नॉमिनेट करने में इनको बहुत मुश्किल होगी। तमाम सेनेट की जो जुडिशरी की नॉमिनेशंस हैं वो भी सेनेट अप्रूव करता है, तो इतना पावरफुल इदारा इनके पास ना हो। और इसके अलावा जो ऐवान नुमाइंदगान है उसमें भी इनकी अक्सरियत कम हो गई है, उन्होंने सीट्स लूज की हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो बहुत इससे डिवाइडेड मैंडेट। और अगर आप टोटल पॉपुलर वोट्स को भी देखें, यानी बाइडन साहब के और ट्रंप साहब के, तो बाइडन ने 71 मिलियन से कुछ ज़्यादा वोट्स लिए हैं इस वक्त तक, और 68 मिलियन से ज़्यादा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं। तो आप एक डिवाइडेड कंट्री देख रहे हैं, डिवाइडेड मैंडेट देख रहे हैं, और एक वीक प्रेसिडेंसी। ये फैसला, मैं बिल्कुल आखिर में आप दोनों से एक मुख्तसर कमेंट, ये जो आपने डिवाइडेड की बात कर दी, एक बड़ी गूंज रही है अमेरिका में इल्जामात, ट्रंप साहब ने भी बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए, फैसला अमेरिकी अवाम का है, कहीं और हुआ है। हमने उस तरह की गूंज और नारे सुने जो हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स में पहले देखते थे यहाँ पर। नहीं, ये मेरे ख्याल तासुर गलत है। ये बहरहाल अमेरिकन अवाम का फैसला है, इसमें कोई शक नहीं कि ताखीर हुई है काउंटिंग में, लेकिन वोट्स सही हैं और ये वोट सही पड़ा है। सिर्फ एक प्रोसेस में थोड़ी बहुत आपको ताखीर की वजह से लोगों का ऐसा तासुर मिल रहा है, लेकिन फैसला अवाम ने किया है। इसकी जो इंटेग्रिटी है इस प्रोसेस की, वो अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप का कोई एक हद से बड़ा रद्द-ए-अमल हो सकता है वहां पर? इसका ये होगा कि चूंकि जैसे हमारे पास चल रहा है मामला, अभी 4 साल तक यही शोर मचाएंगे कि मुझे निकाला गया और मुझे क्यों निकाला गया, और इनके जो 68 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिसमें अक्सरियत डाई हार्ड लोगों की है, वो सड़कों पे आएंगे, वो मुजाहरे करेंगे, वो बाइडन के खिलाफ हर जगह रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। लोकल जो आपकी असम्बलीज हैं, गवर्नर्स हैं, उसमें इनको अच्छी खासी मेजॉरिटी हासिल है रिपब्लिकन्स को। आपकी जो तो इसमें शहरों में, बड़े शहरों में इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है कुछ जगहों पर। तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर प्रेसिडेंट इलेक्ट इफ ही इज इलेक्टेड।
साफी साहब, जहां फैज साहब बात खत्म करें, मुख्तसर कमेंट आपका। जैसे नारे, इल्जामात, वोट चोरी हो गया, धांधली हो गई, धोखा हो गया, अमेरिका में भी सुन रहे हैं, तकसीम हो रही है, कितनी मुमासलत लग रही है आपको पाकिस्तान और अमेरिकन मुआशरे में इस वक्त? देखिए, ये जरा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए फेयर नहीं है ऐसा कहना। पाकिस्तान अभी बहुत नई डेमोक्रेसी है, हमें बहुत हिकअप्स से गुजरना पड़ा है, हमें मुश्किलात का सामना है, नया मुल्क है, तो हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह विल बी अ बेटर डेमोक्रेसी वन वे और द अदर। लेकिन अमेरिका इस वक्त द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, यानी इस वक्त नेशन स्टेट के तौर पर अमेरिका इज द ओल्डेस्ट। एक तो ये कि जो फैज साहब ने बात की कि ठीक है ये सारी चीजें होंगी और ट्रम्प साहब इसको इशू बनाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के बिल्कुल बरअक्स वहाँ जेन्युइन वोट पड़ा है और जेन्युइन गिनती हो रही है। पाकिस्तान की तरह कतन नहीं है, ना उससे पहले पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई है, ना नैब इस्तेमाल हुआ है, बाकी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। एक गलती अलबत्ता मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब से हो गई है कि वो अगर या सरदार रजा साहब को ले जाते या फिर साकिब निसार साहब को ले जाते और आरटीएस सिस्टम को वहाँ पे कर लेते तो मेरे ख्याल में इस मुश्किल से ना गुजरते। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कायरा साहब ने भी ज्वाइन। शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन बड़े दिलचस्प अंदाज में साफी साहब ने इसे कंक्लूड कर दिया। अमेरिकन और पाकिस्तानी सोसाइटी में किस तरह की सियासत हो रही है और इंतखाबात के रुख इख्तियार करें, आपने भरपूर तौर पर तज्जिया जाना। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।